हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के रिगार्डिंग जो भी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। अब ये एक रिपोर्ट है, किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? देखो, ये रिलीज करी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो कोई आपसे पूछे कि सर कौन रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये साल में 2 बार आती है। ठीक है, दिस इज इशूड ट्वाइस अ ईयर। अब यहां पर सर होता क्या है इस रिपोर्ट के अंदर? देखो, जैसा नाम से समझ आ रहा है ना, ग्लोबल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा आने वाले टाइम के अंदर करेगी, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करी जाती हैं। इस बार इन्होंने स्पेशल फोकस कहाँ किया है? जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, जो डेवलपिंग वाली, ठीक है, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमीज जो होती हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया कि कैसा परफॉर्म करने वाली हैं। और इन्होंने जो ग्लोबल इकोनॉमी के रिगार्डिंग चीजें बताई हैं, उसमें अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो इन्होंने बात करी है कि 2023 में जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो 1.7%, 1.7% से ग्रो करने वाली है। और अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि 1993 के बाद सिर्फ 2 ऐसे साल हुए हैं, दैट इज 2009 एंड 2020, जिन पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर हमारी जो ग्रोथ थी, ठीक है ना, तो वो इससे कम थी। बट अदरवाइज दिस इज द थर्ड लोएस्ट ग्रोथ रेट विच वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस ईयर। तो काफी सारी सिचुएशंस खराब मान सकते हो दुनिया के अंदर। इसके साथ ही इन्होंने देखो ये भी बात करी, यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो कि ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन में भी जा सकती है। ठीक है ना, तो एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है कि कोई भी और शॉक आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखा, ये इस तरह का कोई भी और शॉक आता है ना, तो उससे हमारी ग्लोबल इकोनॉमी कहाँ रिसेशन में भी जा सकती है। बहुत सारी चीजें हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन का बढ़ना हो गया, इन्वेस्टमेंट कम होना, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ये सभी ने इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। पर आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कोई और एडवर्स शॉक आए और इसको रिसेशन में भी लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ही देखो इन्होंने इंडिया की भी बात करी है कि इंडिया की इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो होगी। इन्होंने बात करी है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.6% इन द कमिंग ईयर। ठीक है, ये ठीक ठाक ग्रोथ है, बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक ग्रोथ है। पर इसके पीछे भी कारण यही है कि अगर हम बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और कुछ ना कुछ हमारे जो सप्लाई चेन थी उसको डिसरप्शन हुई है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है, तो इस तरह के आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाकर इस तरह से इनकी रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर इन्होंने देखो स्पेशली बात करी है कि जो कंट्रीज थोड़ी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लो जिनकी पॉपुलेशन 15 लाख से भी कम है, ठीक है, इस तरह की भी छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, उनके अंदर भी देखो काफी सिचुएशन खराब है। क्योंकि उनमें क्या हुआ है, उनमें एक तो जो कर्जा था, जो डेट था, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के हमें नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने को मिले हुए हैं। तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज का जो फोकस होता है ना, छोटी कंट्रीज का, वहां पर एक दो प्रोफेशन ही मेजरली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि या तो ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर बाहर से कोई पैसा देगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये स्मॉल स्टेट्स को भी या स्मॉल कंट्रीज जो हैं उनको भी आगे आगे काम करने की जरूरत है। ऐसा इस वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की रिपोर्ट है उन्होंने यहाँ पर बात करी हुई है। तो आने वाले टाइम के अंदर फोकस किसके ऊपर होना चाहिए कि जब भी कोई डेट देना किसी को, जैसे आप जानते हो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है, डेट ट्रैप आप जानते हो चाइना का, तो वहां पर वो क्या करता है, बहुत सारे पैसे दे देता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट होती हैं कि वहां से पैसा रिटर्न ही नहीं आता। तो इससे क्या होता है, उन देशों के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको वो चुका नहीं पाते। तो यहाँ पर बात करी गई है कि अगर कोई इस तरह से डेट लेता है तो डेट के ऊपर बहुत अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि डेट लिया है, किस शर्तों पे लिया है, कैसे ले रहे हो, वापस कैसे करोगे। और साथ ही साथ आने वाले टाइम के अंदर हमें और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि इंश्योर किया जा पाए कि नई नई जॉब्स क्रिएट हो, उन जॉब से नया आउटपुट क्रिएट हो, और आउटपुट ही तो क्या होता है हमारा, जीडीपी में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने का यही एक तरीका है। इसके साथ ही जो हमारी ट्रेड है वो भी थोड़ा ढंग से हो पाए। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बाहर से कोई इंपोर्ट आता है उससे, पर नहीं, इस तरह से हमें नहीं करना। आपस में अगर कंट्री कोऑपरेट करेंगी तो डेफिनेटली ये चीजें पॉसिबल हैं। तो ये था इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। अब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है, थोड़ा ना वर्ल्ड बैंक को भी देख लेते हैं। बहुत सारे लोग आप में से मेरे से पूछ भी रहते हैं सर आप वर्ल्ड बैंक पढ़ा दो, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखो, अगर हम बात करते हैं ना, आप जानते हो जब हम बात वर्ल्ड वॉर टू की अगर हम बात करें तो 1939 से 1945 में हमें क्या देखने को मिला, वर्ल्ड वॉर टू।
अब ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर हुआ क्या, हमारे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, ठीक है ना, बहुत सारा पैसा लगा, और साथ ही साथ मटेरियल या रिसोर्सेज का भी बहुत मेजर हमें लॉस देखने को मिला। अब दुनिया में देखो सिचुएशन खराब थी, तो डेफिनेटली क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब इकोनॉमी को कैसे वापस खड़ा करना है, ये जो कंट्रीज की इतनी हालत खराब हो चुकी है उसको वापस कैसे उठाएं। तो उसके लिए क्या हुआ, एक मीटिंग हुई। सर मीटिंग कहाँ पर हुई, ये मीटिंग हुई देखो यूएस में, ठीक है ना, न्यू हैम्पशायर जो है ना उसमें एक जगह है, बेसिकली एक प्लेस है ब्रेटन वुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मीटिंग होती है, इस मीटिंग में अलग अलग कंट्रीज आती हैं, डेफिनेटली पार्टिसिपेट करती हैं, और इस पार्टिसिपेशन के बाद इन्होंने 3 मुद्दों पे मेजरली बात करी थी। पहला, उसका आउटपुट क्या निकला, पहला आउटपुट निकला वर्ल्ड बैंक, या रादर आई शुड से आईबीआरडी, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक का मैं अभी समझाऊंगा आईबीआरडी क्या है। उसी तरह से निकला आईएमएफ, और एक डिस्कशन हुई थी गैट के रिगार्डिंग, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑल्दो गैट की फॉर्मेशन थोड़ी लेट होती है, पर ये दोनों बॉडीज तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन ट्विंस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं से उनका जन्म हुआ था, राइट। तो ये इस तरह से हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो 2 चीजें हैं, एक होता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहीं पे समझाता हूँ, या रादर आई शुड से यहाँ पे समझाता हूँ आपको मैं। देखो, एक होता है वर्ल्ड बैंक, एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है, समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो पहले आप नोटिस करो कि मैंने बताया क्या, इकोनॉमी सर तबाह हो चुकी थी दुनिया की, तो इकोनॉमी को बूस्ट करना था, इकोनॉमी को वापस खड़ा करना था, कंट्रीज को वापस खड़ा करना था। उसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आईबीआरडी। इसका फुल फॉर्म सर क्या है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो वर्ड्स पे ध्यान दो, रिकंस्ट्रक्शन, वापस से दुनिया को खड़ा करना ना, तो रिकंस्ट्रक्ट करना है, और डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए एक बैंक बनाया जा रहा है, इसी का नाम क्या था, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इसका काम क्या होता होगा, आप खुद सोचो। इसका काम यही था कि ग्रोथ को बढ़ाया जाए, जहां पॉवर्टी है उसको हटाया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका काम है। उसी तरह से एक वर्ल्ड बैंक के अंदर एक और आ जाता है आईडीए। आईडीए क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब सर ये क्या चीज होती है, देखो आईडी का काम है जो दुनिया की सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज है ना उनको लैंड करना, जो काफी जहां पे हालत खराब है वहां पे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, सैनिटेशन हो गया, इस तरह की चीजों के लिए लैंड करता है बेसिकली। जो वर्ल्ड की काफी ज्यादा पुअर कंट्रीज होती हैं वहां पर हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। पर इसके साथ में ही ना कुछ और भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक उसमें देखने को मिलता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका काम क्या है, देखो जो प्राइवेट कंपनीज हो गया, ठीक है ना, उनको लैंड करना, तो प्राइवेट कंपनीज के साथ कौन डील करता है, वो डील किया जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, आईएफसी के द्वारा। उसके साथ ही एक होता है हमारे पास मीगा। सर मीगा क्या है, मीगा स्टैंड्स फॉर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब ये क्या है, देखो कई बार ना मान लो आपने किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना है, पर आपको कोई गारंटी थोड़ी है कि कल को ऐसा भी तो हो सकता है, कल को कोई सरकार वहां पे बदल जाए। कहने का सरकार बदलने का मतलब, मान लो आज डेमोक्रेसी थी, कल को वहां पे डिक्टेटरशिप आ जाए, कल को तानाशाही आ जाए, तो आपके ने जो इन्वेस्ट किया, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगी। तो यहाँ पर मीगा क्या करती है, मीगा एक तरह की आपको इंश्योरेंस देती है, कुछ तरह की जैसे इंश्योरेंस होती है ना, आपके पैसे को बचाने की कोशिश करती है, तो वही सेम चीज है कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो और स्पेशली अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पर मीगा एक तरह की गारंटी के तौर पर काम करती है, एक तरह की इंश्योरेंस के रूप में काम करती है। तो इसी का नाम क्या है, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एक और है, दैट इज आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। आई रिपीट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स आ जाते हैं बिटवीन इन्वेस्टर्स हो गया या कंट्रीज हो गया, उन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाए, दैट इज बाय आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, जब मैं बोलता हूं वर्ल्ड बैंक, उसमें आती हैं 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक है आईबीआरडी और एक है आईडीए, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये 2 आती हैं। पर जब मैं बात करता हूं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की,
इसमें कितनी है सर? इसमें टोटल देखो 5 है। ये पहली तो है ही है, जो जो दो है ना, पहली आईबीआरडी और आईडीए, वो तो है ही है। उसके अलावा आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, ये तीनों भी आती हैं। तो कहने का पॉइंट क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक के अंदर आती हैं 2 ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी? आईबीआरडी और आईडीए। वेयर एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती हैं 5, कौन सी? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक बहुत बड़ी चीज है, वर्ल्ड बैंक उसका एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा मान के चलो। वर्ल्ड बैंक के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल में हमें 5 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती हैं। अब एक चीज और देखनी है, व्हाट इज दैट, कि सर इंडिया वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसमें से किस किस का मेंबर है? देखो, इंडिया मेंबर है आईबीआरडी का, इंडिया मेंबर है आईडीए का, इंडिया आईएफसी का भी मेंबर है, इंडिया मीगा का भी मेंबर है, पर इंडिया आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। तो आपको ध्यान कर रखना है, ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। इसको छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया मेंबर है, राइट। तो ये था वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग जो जो चीजें हमें समझनी थी। ये सारी चीजें मैंने ना यहाँ पर भी लिख रखी हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको भी एक बार गो थ्रू डेफिनेटली कर सकते हो। पर मीनिंग वही था जो मैंने आपको समझा दिया। अगर वो समझ आ गया है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई एम वेरी श्योर आप उसको अच्छे से टैकल कर लोगे, राइट। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं, दैट इज, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स है प्रारंभ। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, बहुत ही फेज मैनर के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फाउंडेशन कोर्स है आपका, ठीक है, जहां पर आपका एनसीईआरटी, सीसैट और काफी जो बेसिक्स है ना आपके, वो अच्छे से तैयार कराए जाएंगे। फिर एक बार वो चीजें रेडी होगी, फिर हम मूव करेंगे एडवांस फाउंडेशन कोर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर भी ना प्रॉपर आपका शेड्यूल बताया हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे क्या है, सैटरडे क्या है, संडे को क्या होगा, और मंथली बेसिस पे अपनी प्रेपरेशन को असेस करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली फेज 3 और फेज 4 जैसे जैसे आप एग्जाम के करीब आते जाओगे, उस हिसाब से आपको उन चीजों के साथ अलाइन करने के लिए ये फेजेस बनाए गए हैं, राइट। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेपरेशन। तो आप प्रारंभ को हमारा बिल्कुल बेसिक से एडवांस का कोर्स मान सकते हो, जहां पर प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इन सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर किया जाता है, राइट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो video.onlyis.in पे जाके इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो। कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमें अपने डाउट्स भी रिजॉल्व करवा सकते हो। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मार्ग पोर्टल। अब सर ये मार्ग पोर्टल क्या है? देखो, मार्ग की फुल फॉर्म समझना, मार्ग की फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ठीक है। मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, दरअसल में ना अभी वो चल रहा था स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर जो स्टार्टअप्स होते हैं, आप जानते हो स्टार्टअप्स एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 5 से 6 सालों के अंदर ना हमें एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग। आप आजकल देख लो, हर चीज की ऐप बनी हुई है, हर पर्टिकुलर जो इतने सारे ना नए नए इनोवेशन आ रहे हैं। इंडिया का आप जानते हो इनोवेशन इंडेक्स के अंदर जो रैंक है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। वहां पर भी एक रोल किसका रहा है, हमारे ये जो स्टार्टअप्स का। पर स्टार्टअप्स का देखो इंपॉर्टेंस है, पर स्टार्टअप्स को कुछ दिक्कतें भी आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनको दिक्कत आ सकती है सर मेंटरशिप के रिगार्डिंग, पता ही नहीं है कि मतलब कैसे बढ़ना है। दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, अप्रोच भी है दिमाग के अंदर, पर कोई मेंटर नहीं उनको मिल पाता। उससे क्या होता है, जिनका पोटेंशियल बहुत बड़े स्टार्टअप्स बनने का होता था वो कुछ हद तक छोटे ही रह जाते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है, देखो कुछ, मान लो कोई पर्सन है, कोई गांव में बैठा हुआ है, तो उसको कुछ असिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कैसे आगे कैसे बढ़ना है। तो वो सारी चीजें ना हो, ऐसी दिक्कतों से हम उभर पाए, उसके लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ये एक तरह से आप ऐसा मान के चलो ना, ये वन स्टॉप पोर्टल है, ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी स्टार्टअप को, तो वहां पर जाके, किसी भी स्टेज पे हो सकता है वो स्टार्टअप, तो यहाँ पर जाके अपनी लाइफ साइकिल के लिए कुछ तरह की सपोर्ट हो गया, कुछ हैंड होल्डिंग हो गया, कुछ गाइडेंस हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर इनको मिल सकती हैं। बेसिकली क्या है, जो हमारे मेंटोरशिप है उसको बढ़ावा देगा, ठीक है ना, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में एक तरह की वो चीज बढ़ेगी, ठीक है। तो पीयूष गोयल जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पोर्टल को एक तरह से लॉन्च किया है। तो ध्यान में क्या रखना है कि मार्ग पोर्टल किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद स्टार्टअप्स, ठीक है जी। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। अब ये रिपोर्ट सुनने में आई, ठीक है ना, तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है।
ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कौन रिलीज करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को। अब इसके अंदर देखो होगा क्या, आप खुद सोचो। इसके अंदर ना ये देखा जाता है कि ग्लोबली दुनिया के अंदर किस किस तरह के रिस्क हैं आज के टाइम के ऊपर, ठीक है ना, और उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, थोड़ी डिस्कशन उसके ऊपर भी करी जाती है। अब ये जो रिपोर्ट है साल में एक बार रिलीज करी जाती है, तो एक एनुअल रिपोर्ट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ना लेके चलो इस रिपोर्ट को, अगर आप डाउनलोड करोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट से, तो आपको ना इस तरह का कुछ चार्ट देखने को मिल जाएगा। सर ये चार्ट क्या है? देखो, पहली बात तो इन्होंने रिस्क की कुछ कैटेगरी बनाई है कि दुनिया में जो रिस्क है वो किस तरह से रिस्क है। इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई है, दैट इज इकोनॉमिक रिस्क है, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग है, जियो पॉलिटिकल हो गया, सोसाइटल हो गया, या टेक्नोलॉजिकल हो गया। तो 5 तरह से इन्होंने इस चीज को कैटेगराइज किया है। उसके अलावा एक चीज और है, इन्होंने बात करी है 2 साल और 10 साल। ये क्या सर है सर? ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर कौन से रिस्क हमें देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर हमें कौन से रिस्क देखने को मिल जाते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ना थोड़ी शॉर्ट टर्म रिस्क की, तो यहाँ पर इन्होंने बात करा है कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस, ठीक है ना, चीजें बढ़ती जा रही है, चीजों का दाम बढ़ता जा रहा है। ये कैसा रिस्क हुआ सर? देखो ये हुआ एक तरह का, ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हो, ये सोसाइटल रिस्क हुआ एक तरह से, ठीक है, और कलरिंग थोड़ा ऐसे है, सोसाइटल रिस्क हुआ एक तरह से। उसके साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, हमें अलग अलग जगह पे डिजास्टर्स देखने को मिल जाते हैं। आजकल देखो वेदर इवेंट्स हो गया, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है हमारी पर्टिकुलर, चाहे एग्रीकल्चर देख लो, इंडस्ट्रीज देख लो, हर पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये कौन सा रिस्क हो गया? डेफिनेटली देखो ये तो एनवायरमेंटल रिस्क है। उसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन हो गया, ठीक है, तो ये जियो पोलिटिकल रिस्क है, कंट्रीज के बीच में आपस में कॉन्फ्रंटेशन बढ़ना, क्लाइमेट चेंज को हम मिटिगेट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो इस तरह से लोगों के बीच में सोशल कोहेशन नहीं रहा, लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, राइट्स वगैरह जैसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से टॉप 10 रिस्क इन्होंने बताए हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। सिमिलर मैनर में अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे ना, तो लॉन्ग टर्म के अंदर पहले 4 रिस्क देखो जरा एक बार, तो यहाँ पे चारों के चारों ना इन्वायरमेंटल रिस्क आपको देखने को मिल जाएंगे कि क्लाइमेट चेंज को हम मिटिगेट नहीं कर, मतलब उसको जो इम्पैक्ट था उसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं। अडेप्टेशन जो हम बात करते हैं उसके यहाँ तरह से हम ढंग से बढ़ नहीं पा रहे। बाकी नेचुरल डिजास्टर्स आते रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, इकोसिस्टम क्लैप्स हो गया। तो कहने का पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंटल रिस्क लंबे टाइम के अंदर हमारी कंट्रीज को, मतलब पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो जरूरत क्या है? जरूरत है कि हम डेफिनेटली इसके लिए एफर्ट्स लें। आप अपने एनवायरनमेंट के कोर्सेज के अंदर पढ़ते भी हो ना, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, COP27 अभी होके हटी है, ठीक है ना, हमने पेरिस कमिटमेंट्स हमने करी हुई हैं। तो ये सारी कमिटमेंट्स करनी ठीक है, पर इनको फॉलो भी तो किया जाए। जो हमने टारगेट्स बनाए हैं डेफिनेटली उनको हम फॉलो करेंगे, वरना जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे रिस्क देखने को मिल रहे हैं वो हमारी पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखो इन्होंने ना कुछ 2-3 चीजें और बताई, मैं उनको भी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने भी इस रिपोर्ट के अंदर रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करी है कि उसकी वजह से कैसे दुनिया के अंदर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसीज उस तरह से इम्पैक्ट हुई, ग्रोथ कम हुई। तो ये सभी चीजों ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया, मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ गई है, उसका क्राइसिस यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही इन्होंने ना एक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा जिक्र किया हुआ है। सर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या जिक्र किया है? यहाँ पे इन्होंने बात करी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो नई नई चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। इससे इनका ये ऐसा लग रहा है इनको कि आने वाले टाइम के अंदर ना इससे अमीर लोग ज्यादा अमीर होंगे, गरीब ज्यादा गरीब होते जाएंगे। इससे ना इनइक्वालिटी बढ़ने का इनको एक खतरा काफी मेजर लग रहा है। देखो आजकल क्या हो रहा है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी कंट्रीज में भी या कहीं पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी स्किल्ड है और वो करोड़ों में कमा रहे हैं, वेयर एज ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे हैं जिनके पास शायद उतने अच्छे स्किल्स नहीं है और वो काफी कम इनकम पे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे AI हो गया, ठीक है ना, या बाकी इस तरह की चीजें जैसे जैसे आती रहेंगी, उसका इम्पैक्ट लोगों की इनकम्स के ऊपर होगा। अमीर और अमीर होंगे और गरीब होते रहेंगे, तो एक तरह की दूरियां जो है ना वो बढ़ती रहेंगी। आप जानते हो ना ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में भी, तो यही ऑक्सफैम रिपोर्ट में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी हमें होती हुई देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट दैट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कहना है। इसके साथ ही इन्होंने देखो बात करी है इंडिया स्पेसिफिक टॉप 5 रिस्क की इन्होंने बात करी है। तो यहाँ पर भी इन्होंने भी बात करी है डिजिटल इनइक्वालिटी की, जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेट क्राइसिस हो सकता है, या नेचुरल डिजास्टर। तो ये इन्होंने बात करी है। तो इन्होंने साथ में ये भी बात करा है कि हमें पूरी दुनिया को क्या करना चाहिए, हमें मिलकर कॉपरेशन करना चाहिए।
ठीक है। जो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा लड़ रही है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंट्रीज को बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स भी नहीं लगाने चाहिए, आपस में कोऑपरेट करें, आपस में एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट करें, प्रॉपरली रिस्क को हम देखें, रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से अपनी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएं और आपस में कोऑपरेशन से ही ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सजेशंस में दिया है, राइट। अब थोड़ा सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी पढ़ ही लेते हैं, जब इतना यहाँ तक पढ़ ही लिया है। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, एक तरह का पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई इंटर गवर्नमेंटल नहीं है। देखो जनरली क्या होता है ना कि वहां पर बाकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जनरली जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, पर यहाँ पर इसके अलावा भी ऐसा भी होता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग भी देखने को मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने भी देखा होगा, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गया, अब फेसबुक के हैं, ठीक है, या जो भी आप कहना चाहो, तो वहां पर वो भी देखने को आपको मिल जाएंगे। इस तरह से और भी ग्लोबल लीडर्स, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, कुछ बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज भी वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे दीपिका पादुकोण जी हैं, अभी कुछ सालों पहले ही वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गई थी। तो इस तरह से इंडस्ट्री के लोग, पॉलिटिकल लोग, ठीक है ना, और भी जो बिजनेस लीडर्स हो गया, तो कोई भी इस तरह से यहाँ पर डेफिनेटली आपको लोग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है। तो ये कब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1971 के अंदर एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, ठीक है ना, 1971 के अंदर। यहाँ पे आप जानते हो इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिगार्डिंग, दैट इज डावोस डायलॉग। दरअसल में डावोस कहीं नहीं है, स्विट्जरलैंड के अंदर ही एक जगह है। यहीं पर सब लोग मिलते हैं, आपस में एजेंडास को डिस्कशन किया जाता है, क्या क्या इश्यूज है उनके रिगार्डिंग, फिर यहाँ से हमें डिस्कशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, काम इनका ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो, बट वही सेम पॉइंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट तो हमने समझ ली बहुत डिटेल में। इसी तरह से इनकी कुछ और रिपोर्ट भी आती है, रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, इनके नाम ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से एक आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी वही बताती है कि कितना इंक्लूजन है वहां पर। एक आती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है। ये हमें टोटली 4 पैरामीटर्स पे दिखाती है कि अच्छा इकोनॉमिक एंगल के ऊपर किस तरह से मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी है। सेम काम के लिए मेन को ज्यादा पैसा मिलता है, वुमेन को पैसा कम मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे बात होती है पॉलिटिकल की, कि आप अगर नोटिस करोगे तो हाँ जी, जैसे पार्लियामेंट के अंदर या जो भी दुनिया दूसरी कंट्रीज के अंदर होता है, वहां पर मेन की संख्या ज्यादा है, वुमेन की संख्या कम है। जो लीडर होते हैं उनके मतलब सबसे बड़े, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, क्या वो वुमेन है या नहीं है, किस तरह से बनते हैं, कितने बने हैं अभी तक। तो इस तरह से आप देखते हो कि डिस्पैरिटी हमें मेन और वुमेन में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सेम चीज एजुकेशन के अंदर, कि मेन कितने लिटरेट है वहां पर, वुमेन कितनी लिटरेट है, कितना डिफरेंस है उसके अंदर, ये सारी बातें। इसके साथ ही हेल्थ, ठीक है, जैसे महिलाओं का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, वहां की जो महिलाएं हैं उनका कितना, उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं, हेल्थ नीड्स हैं, उनका कितना ध्यान रखा जा रहा है। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। और थोड़ी सी हमारे लिए वो बात है कि यहाँ पर इंडिया का रैंक एक्चुअल में काफी ज्यादा खराब देखने को मिलता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर। उसी तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म, किस पर्टिकुलर कंट्री का कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे वो अट्रैक्टिव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वीजा मिलने में कितनी आसानी होती है। इस तरह से बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी का आर्किटेक्चर भी हो गया। उसी तरह से एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स कई बार हो जाता है, काफी न्यूज में रहता है, आप इसको एनवायरमेंट के अंदर आप अपने पढ़ोगे भी। उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक क्या है, तो ये सारी चीजें भी हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ देखने को मिल जाएंगी। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। अब सर ये क्या चीज है ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव? देखो आप जानते हो कोविड-19 पेंडेमिक आया, तो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं उसके अंदर, और एक नया दुनिया हम कैसे क्रिएट करें, उसी की बात थी ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। ध्यान में क्या रखना है, इसका मीनिंग क्या है वो भी हमने समझ लिया, और सेकेंडली इसको किसके साथ लिंक्ड है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। ठीक है जी, ओके। अब देखो पिछले हफ्ते मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। पहला था एफडीआई और एफआईआई के बीच में, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच का फर्क क्या है। देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं ना, जब मैं बात करता हूँ एफडीआई की, तो ये वो वाला पैसा होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। ठीक है ना, लंबे टाइम के लिए आप पैसा किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, एफडीआई। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, उसमें अगर किसी ने 10% से ज्यादा का शेयर खरीदा, तो उसको हम बोल सकते हैं एफडीआई। अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर 10% से कम है, तो उसको बोल देते हैं एफआईआई। हम ऐसा मान के चलते हैं ना कि जो एफआईआई होता है, वो उसका काम क्या होता है, थोड़ा प्रॉफिट मेकिंग। कहने का क्या मीनिंग, कि मान लो बाहर से पैसा डाला,
कंपनी में पैसा डाला, ठीक है, मान लो 7-8% या 5% डाला। अब कल को इनको दिखा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो वापस अपने घर चलते हैं। तो होता क्या है, अचानक पैसा डालते हैं, थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं और वापस अपने घर। तो यहाँ पर ना फोकस लॉन्ग टर्म नहीं होता है एफआईआई के अंदर, यहाँ पर फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर। पर जब मैं बात करता हूँ एफडीआई की, तो यहाँ थोड़ा लंबे टाइम के लिए अक्सर पैसा आता है। यहाँ पर वो कंपनी के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर उनका रोल रहता है। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि एफडीआई क्या होता है, काफी स्टेबल होता है। वेरएज एफआईआई के केस में पैसा अंदर बाहर होता रहता है। इसी वजह से काफी इसको ना हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट, एफआईआई से क्या होता है, बेटर मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, वेरस एफडीआई से सिर्फ कैपिटल आती है, मतलब पैसा आता है। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, एफडीआई से कैपिटल थोड़ी आती है, एफडीआई से तो वो मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी सब लेके आते हैं। एफआईआई के केस में हम क्या होता है, सिर्फ पैसा होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एफआईआई हेल्प्स इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, एफडीआई टारगेट्स स्पेसिफिक सेक्टर। इसको मैं बताता हूं अभी। पर तीसरा स्टेटमेंट देखो, एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट और एफआईआई इनटू प्राइमरी मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। और यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि एफआईआई ज्यादा स्टेबल है एफडीआई से। नहीं, एफडीआई लॉन्ग टर्म है ना, तो एफडीआई ज्यादा स्टेबल है, एफआईआई तो कम स्टेबल है। तो ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या बनता है कि एफआईआई से क्या होता है, कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि पैसा डाल रहे हैं ना एफआईआई, तो उससे कैपिटल अवेलेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। पर एफडीआई से क्या होगा, आप कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर टारगेट करते हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 2020 का, इसी से लिंक्ड। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एफडीआई से क्या आप जानते हो। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बात कर रहा है कि सिर्फ आप लिस्टेड कंपनी के अंदर पैसा डाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है। देखो एफडीआई किसको बोलते हैं, अगर तो देखो वो कंपनी है लिस्टेड, तो 10% से ज्यादा, तब उसको बोले जाएंगे एफडीआई। या फिर अगर आप अनलिस्टेड के अंदर पैसा डालते हो, तब भी उसको एफडीआई ही बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आप अनलिस्टेड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज एफडीआई, या फिर अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर 10% होता है, तब उसको एफडीआई बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ए गलत है आपकी। ठीक है, स्टेटमेंट डी देखते हैं। इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय एफआईआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नहीं सर, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट थ्री देखो, इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग। नहीं नहीं, डेट सर्विसिंग के लिए थोड़ी हो रहा है, वो तो पैसा बाहर से बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस वजह से है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह का नॉन डेट है। ठीक है ना, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एफडीआई। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम वेरी श्योर, देखो आप एफडीआई और एफआईआई के बीच में फर्क जानते होंगे कि पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कोई डेट सर्विसिंग के लिए थोड़ी हो रहा है। तो स्टेटमेंट थ्री इसलिए गलत हो जाती है। पैसा इन्वेस्ट करना है एफडीआई के अंदर, कितना, लिस्टेड के अंदर 10% से ज्यादा, और अनलिस्टेड के अंदर या फिर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको हम एफडीआई बोल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ना एक्चुअल में मैंने क्लास के अंदर ही बता दिया था वैसे तो आपको। यहाँ जीडीपीआर की बात हुई थी, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये किसके रिगार्डिंग बात थी, यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग। तो काफी इस बार ना इस तरह के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जो न्यूज में रहे होते हैं, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पिकअप हो जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये थे पिछले हफ्ते के तीनों क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आज दे रहा हूँ ये टोटल 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। इसको करने की कोशिश करना, नहीं समझ आएगा तो मैं अगले हफ्ते समझाऊंगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, बट नीचे कोशिश करना मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के बीच में आखिर फर्क क्या होता है। थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आई एम वेरी श्योर आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो ये भी मुझे बताना दूसरा। और तीसरा हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दरअसल में ना ये भी ज्यादातर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जैसे आई थिंक ये 2020 का क्वेश्चन है, उसी तरह से वो सीपीआई वाला भी थोड़ा कुछ साल पहले का ही पुराना क्वेश्चन है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करना है इनको करने की। नहीं समझ आएंगे तो मैं अगले हफ्ते आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट मेक श्योर कि आप कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता लगे कौन कौन सी चीजें आपको कवर हैं, कौन कौन सी चीजों में आपको दिक्कत आती है। राइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे समझ आए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए वो भी अच्छे समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।